प्रणाम। मैं अश्विनी समिट यात्रा पर निकले हैं हम लोग। अन्यानी सभ्यता यानी भूतकाल से ऐशो सभ्यता यानी भविष्य काल तक। भूतकाल तो समझो कि जब से शुरू है ब्रह्मा जी के पहले से काल का समय, और ऐशो सभ्यता भविष्य यानी अगले 99,999 महायुग तक। और एक महायुग होता है 43 लाख साल का। और 2006 30 मार्च से शुरू हुई थी ऐशो सभ्यता। तो उसके ऊपर हम लोग समय यात्रा कर रहे हैं। मैं अश्विनी, क्लाइमेट मैन भी कहते हैं मेरे को, और एंकर डिजिटल लिविंग भी कहते हैं। बेसिकली ऐशो सभ्यता ने डिजिटल लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया है। डिजिटल लिविंग मतलब या तो आप बीमार हो या स्वस्थ हो। कौन सी बीमारी है, ऐसे कोई वो कनेक्शन खास है नहीं। बीमार हो तो बीमार हो, और अगर जीवित हो तो स्वस्थ रहना आवश्यक है, आनंद में रहना आवश्यक है। आनंद का पता होना चाहिए। आनंद क्या होता है, मौज क्या होती है, लग्जरी क्या होती है, वो अगर आप समझते हैं और उपयोग करना चाहते हैं तो ऐशो सभ्यता इज दी ओनली आंसर। अन्यानी सभ्यता 10 डायमेंशंस की थी। अगर आपको ध्यान हो तो अन्यानी सभ्यता में KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन की बात की जाती थी। वो मेरे पास यहाँ पर एक किताब थी, शायद पड़ी हुई कि नहीं पड़ी पता नहीं, मेरे को है नहीं, दिखाई नहीं दे रही है, बट ये समय चक्र सा दिखाई दे रहा है। तो ये 10 डायमेंशन की बात करता था। यहां पर KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस। तो उसमें 5 तरह के ज्ञान लिखे हैं: तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान और व्यवहार ज्ञान। और 4 रास्ते लिखे हैं: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। मतलब कमाल है। और 10वां जो करने वाला है नेचुरली। तो 10 डायमेंशन है ये। एक मेरे अपनी तरफ, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि 9 ये चीजें दी गई हैं जो KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन ने दी, और 10वें आप हो। यानी आपकी उंगली आपको दिखाया गया, ये उंगली और 3 उंगलियां दिखा रखी है ना, ये आपको दिखाया गया कि अपनी तरफ आप अब भी एक डायमेंशन हो। तो ठीक है, ये तो बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ तो है इसमें, सब कुछ तो है इसमें। लेकिन समस्या है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, वो है कंफ्यूजन। इस सब में अन्यानी सभ्यता में सिर्फ एक ही वो रही, ड्रॉबैक रहा कि कंफ्यूजन बहुत रहा। उसमें मतलब बीमारी तो ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, हर रोज नई एक बीमारी निकल कर आ जाती है। हर रोज एक नई बीमारी निकल कर आ जाती है। वैसे ही जैसे हर रोज एक मोबाइल के अंदर अपडेट आ जाता है, जैसे हर रोज किसी भी सॉफ्टवेयर में एक पैच आ जाता है, पैचिंग हो जाती है, पैचिंग पैचिंग पैचिंग। तो लाइफ में इतने पैबंद लग गए हैं, इतने पैच लग गए हैं कि अब यह समझ में नहीं आ रहा कि ओरिजिनल क्या है और पैक्ड लाइफ क्या है। तो इसलिए अन्यानी सभ्यता से बाहर निकले और ऐशो सभ्यता, देखो यहां पर लिखा है प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान, वो प्राणाचार्य मूल वाक्य लिखा है, खैर ये अलग चीजें हैं। ये ऐशो ज्ञान की जब सिस्टम शुरू हुआ था 2006 से ऐशो सभ्यता आ गई थी। 30 मार्च 2006 वो लिखा था ना यहां पर, मैंने अभी पेपर दिखाया था आपको। 30 मार्च 2006 से ऐशो सभ्यता आ गई थी भविष्य की। यानी अब वर्तमान जो है वो ऐशो सभ्यता का चल रहा है, लेकिन अभी भी पब्लिक जो है उसको पता ही नहीं है इस बात का, और वो अभी भी अन्यानी सभ्यता में ही अपना जीवन बिताए जा रहे हैं। तो ऐशो सभ्यता ने क्या किया? ऐशो सभ्यता ने एक डायमेंशन और जोड़ दी, 11th डायमेंशन। और वो 11th डायमेंशन क्या है? डिसीजन मेकिंग। करना क्या है?
इसमें कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग का कोई चैप्टर है ही नहीं, और वो है आकाश तत्व। डिसीजन मेकिंग एक्चुअली आकाश तत्व पर निर्भर करती है 100%। तो नीचे तो उंगली दिखा दी और ये चक्र ने रोक लिया, लेकिन इस चक्र के ऊपर क्या है? तो इस चक्र के ऊपर ही है सारा आकाश तत्व। और डिसीजन मेकिंग तो 11th डायमेंशन जो है वो कंफ्यूजन किलर की है जो जोड़ी गई है इसमें, कंफ्यूजन किलर। तो आप ये समझे कि 11th डायमेंशन जोड़ी है एशो सभ्यता ने। अब मैं आपको, ये तो मैंने थोड़ा सा दिखाई दिया आपको, मैं इसको यहां पर लगा देता हूं जिससे कि मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी बात करने में। यस, वो पीछे ना वो नहीं दिखाई दे रहे, चलो दिख जाएंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। जो ये पीछे बैठे हैं ब्रह्मांडधीश, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता नहीं मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। यस, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये है ब्रह्मांडधीश। ब्रह्मांडधीश यानी लड्डू गोपाल हैं। और अगर आपको थोड़ा सा मैं पास ले जाकर के दिखाऊं तो शायद, यस, एक ग्लोब दिख रहा है आपको और वो लड्डू गोपाल ऊपर बैठे हैं। तो सॉरी, ये मैं आप ठीक कर लेता हूं, जरा सा कैमरा टाइट कर लेता हूं, क्योंकि यस, तो ये लड्डू गोपाल बैठे हैं जो अब ब्रह्मांडधीश बनकर बैठे हैं, यानी पहले द्वारकाधीश थे और अब ब्रह्मांडधीश हो गए हैं वो। तो ऐशो सभ्यता, ये समझो कि कृष्ण ने महाभारत में ऐशो सभ्यता का बीज डाल दिया था और नाथ संप्रदाय को लगाया था मच्छेंद्रनाथ, गुरु दत्तात्रेय और उनके शिष्य, उनको लगाया था सृजन के काम में। महाभारत में सर्वनाश हो गया था, ये तो पता ही है। तो उस समय में वो द्वारकाधीश थे और अब वो ब्रह्मांडधीश हो गए हैं। और ऐशो सभ्यता जो का बीज जो कृष्ण ने डाला था द्वारकाधीश के रूप में, अब वो इंप्लीमेंट हो रहा है नाथ संप्रदाय के रूप में। नाथ संप्रदाय का निर्माण किया गया था, को क्रिएट किया गया था, और दत्तात्रेय इनके गुरु थे। अब दत्तात्रेय के भी गुरु जो है ताओकूतनाथ, वो भी बैठ चुके हैं, कृष्ण के ईष्ट बैठ चुके हैं और ब्रह्मांडधीश खुद बैठ चुके हैं। तो अब आप देख लो कि ऐशो सभ्यता तो आपको समझनी ही पड़ेगी, मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो ना करो, वो एक अलग बात है। अब आप अपने से महाभारत कैसे करोगे? आप सोच के देखो, क्या आप अपने से महाभारत करते रहोगे कंफ्यूजन में? क्या आप अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगे पैच 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 लगा करके? सोच लो। अन्यानी सभ्यता में रहना तो अन्यानी में रहो, वहां पर 10 डायमेंशन है, और ऐशो सभ्यता में 11 डायमेंशन है। कंफ्यूजन किलर, डिसीजन मेकिंग, ये 11 डायमेंशन है। अब इसको आप कितना समझ पाते हो, कितना यूज कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, क्या करोगे, आप जानो, हमें नहीं मालूम उस बारे में। हमें तो ये मालूम है कि ऐशो सभ्यता ने वो सब कुछ दे दिया आपको जो कुछ मनुष्य जीवन के पूर्ण उपयोग, पूर्ण आनंद, फुल लग्जरी के रूप में आप बिता सको। एब्सोल्युटली अपने गुरु अपने आप बनो, अपने गुरु आप बनो। वो कहते हैं कि कुच्छल कहे तू योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। कुच्छल कहे बन स्वार्थी, अपनी अर्थी पहचान, इसी पे जाना है शमशान, तो क्यों रहवे परेशान। यहां पे अर्थी का मतलब मरने के बाद तो अर्थी है ही है, पर यहां पर अर्थी का मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, कि आपकी डिसीजन मेकिंग की क्या पोजीशन है, 11th डायमेंशन की क्या पोजीशन है। 10 डायमेंशन तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है,
पर 11th डायमेंशन डिसीजन मेकिंग, मैं करूं या ना करूं, कर्म तो मैं करूंगा ही, पर कौन सा कर्म मुझे करना है कौन सा नहीं करना है, ये सिलेक्शन का अधिकार मेरा है। फ्री विल मुझे मिली है। हर इंसान मनुष्य रूप में ही फ्री विल मिलती है, और किसी रूप में फ्री विल नहीं मिलती है, मिलती नहीं है। सिर्फ इंसान रूप में फ्री विल मिलती है आपको। तो उसका उपयोग करूं या ना करूं, फ्री विल का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। भाई आपकी चीज है, आपको अगर आपकी आंख है मान लो दी हुई, आपने आंख मिली है, आपको 5 ज्ञानेंद्रिय मिली है, मत यूज करो, खराब कर लो उनको। उनके बारे में सोचो जो बेचारे जिनको जन्म से ही उनको कोई एक इंद्रिय नहीं मिलती, तो उनको कितना वो रहता है, उनके पेरेंट्स को कितनी वो रहती है, सोचनीय स्थिति हो जाती है उनकी कि क्या करें। तो अगर आपको मिली है तो आप कम से कम आप तो कंफ्यूजन से दूर निकलो, तभी तो आप उनकी हेल्प कर पाओगे। लोग कहते हैं मुझे मिले, अभी कुछ लोग मिले, कहते हैं कि सर हम पैसा इतना कमाना चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प कर सकें। इमेजिन, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहे काम कैसे ही करें, गलत करें ठीक करें, पर इतना पैसा कमा ले कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो ये अन्याय, अपनी हेल्प कर नहीं सकते हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये स्थिति कैसी स्थिति है कि आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, अपना कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते, तो दूसरों का कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे? मतलब सोच करके देखो, समझ के देखो इस बात को कि जब हम अपना कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते तो दूसरे का कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे? यानी हम उस रास्ते पर चल रहे हैं कि हम चाहते ही है कि दूसरे लोग जो है वो दया मांगे, दया के पात्र ही रहें। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर कोई दया करे। दया करने के लिए तो सारे बैठे ही हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर रोज कहीं ना कहीं आपके इलाके में भंडारे चलते होंगे, आप वहां जाके खा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब सभी, एक ना स्टेटमेंट आया करती थी कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। देखो इस सोच, कितनी अच्छी सोच है ये। मतलब ये सोच सकते हो आपके, ये सोच, कैन यू डिसाइड कि ये सोच कैसी है? अगर मेरे से पूछे, मेरे गणित से पूछे, तो इससे बढ़िया सोच नहीं हो सकती। आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, पर ये जनरल सोच थी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्यों कहता हूं कि इसको कि बहुत बढ़िया सोच थी, कि इस सोच के स्प्रेड होने से सारे घरों में भगत सिंह पैदा हो गए। सारे घरों में भगत सिंह पैदा हो गए। क्यों? पड़ोस के घर में तो, पड़ोस तो इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो ये कंफ्यूजन में हुआ, या मतलब ठीक हुआ या गलत हुआ, या ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका आगे क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें तो समझनी पड़ेगी ना। दिशा, जो 11वीं डायमेंशन जोड़ी है वो है दिशा निर्धारण। 10 दिशाएं थी, केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन थी, तो अब एशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11 डायमेंशन हो गई है। एशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11 डायमेंशन, और 11th डायमेंशन है दिशा निर्धारण, जो कि इन 10 दिशाओं में नहीं आती है, 10 डायमेंशन में नहीं आती है दिशा निर्धारण, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कमाल है, आज की तारीख में जो कंफ्यूजन फैले है ना, उसका मूल रीजन यही है, मूल कारण ही यही है कि ज्ञानी सभ्यता में दिशा निर्धारण का कोई स्कोप था नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं था, कोई स्कीम ही नहीं थी, उसके बारे में सोच ही नहीं थी।
किसी ने किसी को, इसको आप समझना तो ऐसे समझ ले, किसी ने वरदान मांगा और उसने बहुत अपनी योग्यता प्राप्त कर ली, वरदान दे दिया उसको। दिशा निराय क्यों, उसका गलत फायदा, उसको वो गलत यूज करेगा। सामने वाले की योग्यता पहचानी नहीं, बिना योग्यता पहचाने अगर आप उसको वरदान दे दोगे तो वो क्या करेगा। इसको इस तरीके से सोचो कि आपने गाड़ी दे दी किसी को और चलानी आती नहीं उसको, तो वो क्या करेगा, सोचकर देखो। सबसे पहले आपका घर फोड़ेगा। तो दिशा निर्धारण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपनी लाइफ का, डायमेंशन है। इनफैक्ट सबसे बड़ी डायमेंशन यही हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी डायमेंशन तो आपको कंफ्यूजन में लेके जाती है। एक यही डायमेंशन है जो आपको कंफ्यूजन से बाहर रख सकती है, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी ज्ञान हो आपको, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ज्ञानवीर रावण ज्ञानी था पर दिशा निर्धारण नहीं कर पाया वो भी। क्यों? क्योंकि थी ही नहीं, वो चैप्टर ही नहीं था, वो डायमेंशन ही नहीं थी। तो मूर्खता करी ना उसने। भस्मासुर भस्म करने का वरदान लेकर के, जिसने वरदान दिया उसके पीछे ही भागने लगा, क्योंकि दिशा नहीं थी। भस्मासुर को वो वरदान दिया क्योंकि उसकी योग्यता हो गई थी, उसने तपस्या इतनी की थी, मजबूरी हो गई देने की, पर दिशा नहीं थी। तो दिशा नाम की डायमेंशन ही मिसिंग थी पूरी की पूरी। आज की तारीख में जो जनरेशन की हालत देख लो आप, कोई विवाह ही नहीं करना चाहते। पहले विवाह कर देते थे तो विवाह चलते नहीं थे, जबरदस्ती चलाए जाते थे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि विवाह किसका किसके साथ करना है वो दिशा निर्धारण ही नहीं है। बस विवाह करने से मतलब है। तो आगे की जनरेशन क्या होगी और वो विवाह कैसा चलेगा आप सोच सकते हो। सिवाय कंफ्यूजन, सिवाय उसमें लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से मन मुटाव, मतलब रह ही नहीं सकता वो विवाह जो है, शुद्ध विवाह जिसको कहें अगर, वो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिशा निर्धारण नहीं है ही नहीं। तो 11th डायमेंशन दिशा निर्धारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आप कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, गलत काम नहीं करना चाहते हैं, ज्ञान आपको बता देगा गलत सही क्या है, पर ज्ञान ये नहीं बताएगा कि ये करो या ना करो। ज्ञान तो बता देगा। वो कहते हैं ना कि लॉजिक, एक शब्द है लॉजिक। लॉजिक तो पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, जहां मर्जी चला लो उसको। सारे कहते हैं लॉजिक से चलो। भैया लॉजिक से चलोगे तो क्राइम करोगे, गारंटी है। क्यों? क्योंकि क्राइम करने में पैसे ज्यादा मिलते हैं। अल्टीमेटली एम कमाना है। तो कमाना किस लिए? क्योंकि दूसरों की हेल्प करनी है। मतलब इमेजिन हम क्या कर क्या रहे हैं, सोचो हम कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं। कि हमें पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाए। पैसा कमाने का ज्ञान तो अवेलेबल है ही है, सबके पास है, कुछ भी कर लो पैसा कमा सकते हो। दूसरे की हेल्प कर सके। भैया पाप का वो ऐशो ज्ञान, ऐशो सभ्यता कहती है ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। और आज की तारीख में सारे घर बर्बाद तो हो रखे हैं। बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते थे। और लॉजिक ये दिया जाता है, लॉजिक ये दिया जाता है कि आपने भी तो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, तो आपके बच्चे आपके पेरेंट्स क्यों, आपके बच्चे आपकी क्यों सुनेंगे। सोच लो, देख लो आप क्या हो रहा है। तो घर में प्रसन्नता आएगी कैसे? स्वर्ग की वाइब्रेशंस कहां से आएंगी? और जबकि ऐशो सभ्यता कहती है कि आप तो स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव कर सकते हो, नरक की वाइब्रेशन रिसीव कर सकते हो, वैकुंठ की वाइब्रेशन रिसीव कर सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। तो जो लॉजिक यूज करोगे वही वाइब्रेशन आ जाएंगी आपके पास। तो आ ही रही है, इसीलिए तो सारे घर नरक बने हुए हैं।
नरक तो बनाना बहुत आसान है। क्योंकि जो भी मरता है ना, अन्यानी सभ्यता में एक और कंफ्यूजन था बहुत बड़ा, कि जो भी मरता है ना उसके आगे स्वर्गीय लगाते हैं, नरकीय किसी के आगे नहीं लगाते। क्यों? कि भैया स्वर्ग ही गया होगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो मैं ये मान के चलता हूं वो भी स्वर्ग में गया होगा, चाहे कैसे ही कुछ भी कर्म किया हो उसने, कुछ भी किया हो। माफी मांग लो, तो भैया माफी किससे मांग रहे हो? तुमने किसी को गोली मार दी, वो मर गया, अब तुम उससे माफी मांग रहे हो, उसके घर वालों से माफी मांग रहे हो। चलता नहीं है, ऐशो सभ्यता में ये कुछ नहीं चलता है भैया। जो गलती करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए उसको। तो गलती करो क्यों? पहले गलती होती इसीलिए थी क्योंकि लॉजिक पर चलते थे लोग, ज्ञान पर चलते थे, दिशा निर्धारण करना आता ही नहीं था, दिशा का पता ही नहीं है कुछ भी। तो ऐशो ज्ञान कहता है कि पहले दिशा निर्धारित करो फिर ज्ञान प्राप्त करो, बजाय इसके कि पहले ज्ञान प्राप्त कर लो और फिर दिशा निर्धारण करो। नहीं चलेगा। एक और मतलब इमेजिन कंफ्यूजन की लिमिट बता रहा हूं मैं, कि बच्चा जब पैदा होता है तो कहते हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। जो मरता है तो खाली हाथ चला गया, और जो आया है, पैदा हुआ, वो खाली हाथ है। खाली हाथ कैसे हो जाएगा भाई? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, उसके पेरेंट्स ने कमा रखी है। आजकल तो कहते हैं लाइफ प्लान, बच्चा प्लान करो। प्लान करेगा मतलब क्या है कि पहले उसके लिए तुम एक घर खरीद लो, उसके लिए फिर तुम पैसा कुछ जमा कर दो जिससे उसकी पढ़ाई काम आ जाए, फिर उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर दो कि वो कुछ मान लो पढ़े ना तो दुकान खोल दे, या उसके लिए दुकान तो एक खरीद के रख ही दो यार, क्योंकि हो सकता है कि उसको दुकान चलानी पड़ जाए, वो पढ़ाई में अच्छा ना निकले। फिर वो किस चीज की दुकान चलाएगा? ओहो, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। चलो कोई बात नहीं, जगह खरीद लेते हैं, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे, और कोई बहुत सारा पैसा कमा के उसके नाम पे रख देंगे, डिपॉजिट करा देते हैं, जो कि वो किसी भी चीज की दुकान खोलना चाहेगा तो खोल लेगा। तो बच्चा तो क्या क्या लेके पैदा हुआ है, प्लान करके पैदा किया है बच्चों, पेरेंट्स ने बच्चे को प्लान करके पैदा किया है कि भैया इसके लिए अब मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो गए हैं, तो अब मैं इस बच्चा आ सकता है, मैं बच्चे को पाल सकता हूं ठीक से। ये हालत है। दिशा निर्धारण के कारण, दिशा निर्धारण ना करने के कारण ये सिचुएशन आ चुकी है। इसीलिए सारे घर बर्बाद, क्योंकि ऐसा पैसा नहीं कमाना, जो कर दे बीमार समझ लो। और हम तो पैसा ऐसे ही कमा रहे हैं जो हमें बीमार रखता है। हम कमाई पैसा रहे हैं बीमारी, के मुझे बीमारी ना आए उसके लिए। भैया पैसा तुम कमा रहे हो जो बीमारी ला रहा है, और तुम कह रहे हो कि पैसा ऐसा, वो जो पैसा है वो कमा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको बीमारी आए तो आप उसका यूज करके ठीक हो सको। तो पहले ही बीमारी करने वाला पैसा ला रहे हो, बीज तो आप बीमारी का डाल रहे हो, तो परिणाम क्या होगा? और फिर आपके दिमाग में पहले से ही है ना कि मैं दूसरे की हेल्प कर सकूं, तो डॉक्टर है ना भैया, जाओ उसकी हेल्प कर दो, उसको चाहिए या नहीं चाहिए पूछो मत, क्योंकि आपने पैसे ही उस दूसरों के लिए कमाया, अपने लिए थोड़ी कमाया है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास इतनी सारी फिजिकल वेल्थ होती है, इतनी सारी, और वो हमेशा कम होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी कथा की बात कर रहा हूं तो छोटे मोटे एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे ना। तो एक कपल था, वो अब चाहता था कि फैमिली वे में जाना चाहता था, तो कहता है घर खरीद ले, ये घर छोटा है, 3 कमरे का घर था। कहते हैं घर छोटा है क्योंकि अब बच्चा आ जाएगा तो उसके लिए एक अलग कमरा चाहिएगा, और पैसा भी अच्छा खासा था उनके पास। मेरे ख्याल से एक काउंट की बात करूं मैं, क्योंकि ये फिजिकल एग्जांपल है तो उसमें वैल्यू थी कुछ, शायद 50-60 लाख की वैल्यू रही होगी उस समय में, मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। और लोन मिल सकता था, लोन की बहुत सारी स्कीम चली है, बैंक अवेलेबल है, हाउसिंग लोन देते हैं, तो लोन मिल सकता था 1-1.5 करोड़ तक, शायद 1 करोड़ तक, 50 लाख और 1 करोड़, ऐसा कुछ था। 1.5 करोड़ तक का घर खरीद सकते थे वो। तो अब उन्होंने देखना शुरू किया
तो जो भी, और उन्होंने जो डीलर था वो जो मकान दिखाता था वो वैल्यू वो बहुत अच्छे होते थे, और पर उनकी वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर होती थी। और जो मकान 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के दिखाए गए वो पसंद नहीं आते थे। भाई नेचुरल सी बात है ना कि रसगुल्ले के आगे फिर नहीं चलता ना। तो बड़ी समस्या है कि भैया 50 लाख कहां से लाएं। तो जो 1.5 करोड़ 1 करोड़ लोन जो मिल रहा था वो तो मिल रहा था अपनी जॉब के अगेंस्ट में, तो जो अपना मकान था उसको गिरवी रखा और 2 करोड़ पूरे किए। दिशा निर्धारण नहीं है, मकान 2 करोड़ का खरीदना है क्योंकि पसंद आ गया, ठीक है। और वहां पे रोज लीकेज पानी में, अब शिफ्ट कर गए वहां पर और बेबी हो गया। अब तो बहुत बड़ी समस्या होगी क्योंकि घर में कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 20 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें करीब 11वें फ्लोर पे रहते थे। फ्लैट मिला था, 2 करोड़ का फ्लैट तो 11वें फ्लोर पे ही मिलेगा, नीचे आओगे तो 5 करोड़ का हो जाएगा। अब कभी पानी लीक कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और फोन कर रहे हैं उसको तो वो आता है पर 2 घंटे बाद। तब तक बेबी का क्या करे और ऑफिस कैसे जाए। तो बेबी के लिए आया रख ली। आया बेचारी को क्या पता कि बेबी को क्या चाहिए, मां को नहीं पता तो आया को कैसे पता होगा। तो सिचुएशन हुई कि कल को बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने पेरेंट्स को बात करनी बंद कर दी। वो आया से बात करता था, बस मां से बात नहीं करता था। और बाप कौन है वो तो पता ही नहीं था उसको, इंटरेस्ट ही नहीं था उसको उसमें। और आया के बच्चों के साथ खेलता था। अब वो कष्ट हो गया उनको, मां को, कि ये क्या मतलब हुआ, अभी मेरा बेटा है मेरे को नहीं पूछता। भाई जब तेरा बेटा है तो तूने पूछा था क्या उसको जो वो पूछेगा तेरे को। वो बेटियां तो बहुत स्मार्ट होती हैं। वो तो मतलब उनकी उम्र तो, अगर कहते हैं कि एक असूल है, एक स्टेटमेंट है बिल्कुल वैलिड, कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लड़कों को बड़ा होने में टाइम लगता है पर लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होते हैं। मैं 60 साल का हो गया, अभी भी मेरा बेटा कहता है कि बाप तू बड़ा कब होगा। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स कैन नॉट चेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट देम, देयर इज नो चॉइस। तो दिशा निर्धारण को समझो, दिशा निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन से निकलना है तो दिशा निर्धारण को समझना ही पड़ेगा, 11th डायमेंशन को समझना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्री विल आपको मिली हुई है, मनुष्य जन्म में फ्री विल मिलती है, इनहेरेंट है, इनबिल्ट है, नो चॉइस गिवन। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आपको ही नुकसान है। कंफ्यूजन होता ही तभी है जब आप फ्री विल का गलत यूज करते हो या इग्नोर करते हो उसको। क्यों फ्री विल कहती है कि भाई ये काम मत कर, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्री विल तो ये कह रही है, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ना, जेब में पैसे आ रहे हैं, बात खत्म। तो फ्री विल को इग्नोर कर दिया। फ्री विल दी गई थी कि आप भैया चूज कर लो राइट एंड रॉन्ग में, और फ्री विल को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम लोग बाय प्रोडक्ट पर रख गए, मेन प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है कि मेन प्रोडक्ट क्या है। एक मेन प्रोडक्ट होता है और एक वेस्टेज होती है, रिजेक्शन होती है। और रिजेक्शन कैश में बिक जाती है तो बहुत अच्छी लगती है यार कि रिजेक्शन ने तो हमें इतने पैसे दे दिए। और मेन प्रोडक्ट वो तो बन ही रहा है, मशीन लगी हुई है, बना रही है। ये नहीं पता कि वो जो वेस्टेज जो है उसका प्रॉफिट भी खा गई सारा का सारा, और जो सीड कैपिटल थी वो भी खा गई। एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा कि जेब से पैसे गए हैं, आए नहीं है। वो कम या ज्यादा अलग हो सकती है बात। या तुमने लूटा है पब्लिक को कि 10 रुपए की चीज है उसको 100 रुपए में बेच दिया, 1000 रुपए में बेच दिया।
तो ये फ्री विल का यूज करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और फ्री विल का ही इग्नोरेंस आई अन्यानी सभ्यता में। यही एक प्रॉब्लम थी कि फ्री विल को कैसे यूज करें, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था अवेलेबल कि फ्री विल का यूज कैसे करें। वो 11th डायमेंशन जोड़ी है एशो सभ्यता ने, जो कि आपको उपलब्ध है, उसके सारे दिए हुए सिस्टम उपलब्ध है। और एशो सभ्यता में पता है क्या है? एशो सभ्यता में प्राणी को डिफाइन किया है। अगर आप देखें तो मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल, आज मैं सोच रहा था, आज टाइम कम है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी शुरू किया मैंने, और कहीं जाना है किसी के यहां पर। तो प्राणी को जो डिफाइन किया गया है वो ये, आप छोटा सा वो टेबल सी देख सकते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, इसमें शायद दिखाई नहीं देगी, कि प्राणी को जो डिफाइन किया है, पहला उसमें बताया है गर्भकाल। ये 11th डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, फ्री विल को यूज करने के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, कि एक तो ये मान के क्या चलो, ये फैक्ट है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद फिजिकल वेल्थ भी बहुत होती है और मेंटल वेल्थ भी बहुत होती है। और मेंटल वेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, वो भी बहुत होती है, उसकी डिग्री भी बहुत होती है। हर बच्चा जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के पैदा होता है, क्योंकि फ्री विल का पता नहीं था, तो इसलिए इसका पता है, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का पता ही नहीं है। मेल फीमेल से विवाह करता है, या फीमेल मेल से विवाह करती है, शादी करती है, ब्याह करती है, मैरिज करता है, दो जेंडर। लेकिन अगर आपके अंदर ही एक मेंटल जेंडर जो है आपका फीमेल का, और आप फिजिकल जेंडर मेल का है, तो क्या करोगे आप? आपका ब्याह तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, गारंटीड फेल। वही हो रहा है कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन आपके कैरियर को नहीं टिकने देता, टीम को नहीं बनने देता, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विवाह को नहीं टिकने देता, फैमिली नहीं बनने देता ठीक से, फैमिली को चलने नहीं देता ठीक से। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, जस्ट वन पैरामीटर एंड यू आर बॉर्न विद इट। ईच पर्सन इज बॉर्न विद जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, ईच पर्सन इज बॉर्न विद फिजिकल वेल्थ, ईच पर्सन इज बॉर्न विद फिजिकल मेंटल वेल्थ। तो इसमें कहा गया है, ये तो 3 फैक्टर हैं जो है ही है हर इंसान के साथ, हर इंसान के साथ। और ये ज्ञान हमें दिया एशो सभ्यता ने। ये जो जानकारी दी है, ये एशो सभ्यता नहीं दिया। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो कहना बेकार है। पैरामीटर्स दिए हैं, एग्जैक्ट पैरामीटर्स, उनको डायग्नोस करने का सिस्टम, उनको उनसे रिकवर करने का सिस्टम, उनको क्योर करने का सिस्टम। ये एशो सभ्यता में अवेलेबल है, अन्यानी में नहीं है अवेलेबल। करते रहो आप जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, जिंदगी खराब है। और फीमेल्स ने ढूंढना शुरू कर दिया है ये ऑलरेडी, अब मेल्स ने भी शुरू कर दिया है। लड़कियों ने ब्याह करने को मना कर दिया है, अब नहीं करती लड़कियां, ब्याह करना नहीं चाहती, कहते हैं कूड़ा है, कबाड़ है, बेवकूफ को मैं रोटी बना के खिलाऊं उसको, क्यों खिलाऊं भाई? मैं भी नौकरी करती हूं, मैं अच्छे पैसे कमाती हूं, मैं क्यों बना के खिलाऊं रोटी? और आदमी के बस की रोटी बनाना तो है नहीं, ये तो पक्की बात है। आदमी रोटी नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। रेगुलर मतलब रोटी बनाना मतलब रेगुलर, रोज दिन में 3 बार नहीं बना सकता। पर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर सकता है वैसे चाहे तो, क्योंकि अंदर उसके अगर फीमेल जेंडर है तो फिर तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पर आपको पता कैसे लगेगा कि आपके अंदर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, जब तक आप एशो सभ्यता में आओगे नहीं। यू डिसाइड। लड़कियों ने विवाह करने को मना करने शुरू कर दिया है ऑलरेडी, पिछले 10-12 साल 15 साल से ये सुना जा रहा है कि लड़कियां कहती है हम नहीं ब्याह करें। पेरेंट्स कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, कहते हैं आप सारा दिन लड़ते रहते थे तो हम भी यही करेंगे, तो हम क्यों लड़े? क्या विवाह की तो जरूरत पड़ती है, किस लिए पड़ती है भाई? मेरा अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन फीमेल है मान लो,
तो मैं तो अपने आप में विवाह है ही है ना मेरा, मेरे को क्या जरूरत है विवाह करने की? नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव फीमेल इन मी। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर तो बता दिया अन्यानी सभ्यता ने क्या होता है। होता है कुछ, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर होता है कुछ। ऐशो सभ्यता ने बताया कि अर्धनारीश्वर का मतलब है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। तो और उसके सॉल्यूशंस दिए हैं। ऐशो सभ्यता में सब सॉल्यूशंस अवेलेबल है। उन्होंने प्राणी को डिफाइन किया है। अन्यानी सभ्यता में गर्भकाल को 9 महीने माना जाता था, लेकिन ऐशो सभ्यता में गर्भकाल 3 वर्ष का बताया गया है, और उसको कहा गया है निश्चलिज्म। उस प्रोसीजर को, मतलब उस सिस्टम को, जो गर्भकाल के सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, वो सारे सिस्टम का जो नामकरण किया गया है वो है निश्चलिज्म। वैसे भी कहते हैं ना, बच्चा जो होता है बेचारा, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। 2 साल तक तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, केयर करी जाती है, वो चलना सीखता है और बोलना सीखता है। तो उस पीरियड को कहा गया निश्चलिज्म का पीरियड, गर्भकाल यानी निश्चलिज्म। फिर दूसरा बताया गया है बाल्यकाल। 9 वर्ष की उम्र तक बाल्यकाल चलता है, यानी उसका नाम दिया गया है एम्बेडिज्म। एम्बेडिज्म, AMBDDISM, एम्बेडिज्म। फिर तीसरा दिया गया है संभाल काल। 18 वर्ष की उम्र तक चलता है वो। संभाल काल का मतलब ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आपको बच्चों को संभालना होता है, और संभालना बहुत मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम ही है संभालना। इसलिए टीनेज जनरेशन जो है, आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वर्ल्ड वाइड, टीनेज जनरेशन सुसाइड कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि टीनेज जनरेशन सुसाइड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि संभाल काल मिसिंग है। संभाल काल का पता ही नहीं है कुछ भी। अन्यानी सभ्यता में था ही नहीं, प्राणी की डेफिनेशन ही नहीं थी। इंसान और प्राणी में कितना फर्क है, कि प्राणी क्या होता है वो ये बता रहे हैं, और इंसान क्या होता है वो तो सबको पता ही है कि इंसान क्या होता है। लड़का है या लड़की है या न्यूट्रल है, क्या है, सामने दिख रहा है, बस उतना ही, और कुछ है ही नहीं। पर 18 वर्ष तक संभाल काल होता है, उसको कहते हैं आइडोलिज्म। उसको नाम दिया गया आइडोलिज्म। चौथा जो है बताया है कर्मकाल। कर्मकाल की को बताया गया 24 वर्ष तक, और उसको नाम दिया गया है षोडशिज्म। षोडशिज्म, षोडशिज्म, SHODSHISM, षोडशिज्म दिया गया है कर्मकाल को, 24 वर्ष। फिर दिया गया है 5वां विवाह काल, आयु पर्यंत। मतलब 24 साल के बाद विवाह होना चाहिए, और आयु पर्यंत मतलब जब तक आपकी आयु है तब तक नेचुरली विवाह तब तक चलेगा। तो उसको नाम दिया गया है युगलताइज्म। परिवार काल, परिवार काल दिया गया है आयु पर्यंत। अगेन ये भी पूरी लाइफ चलता है। परिवार तो आपका पूरी, अगर विवाह हुआ है और परिवार बना है तो पूरी जिंदगी चले गई। तो परिवार काल भी आयु पर्यंत चलता है, और उसको कहा गया है, क्या लिखा है ये, शुक्रिज्म। वो कहते हैं ना शुक्रिया अदा करो, शुक्राना करते जाओ, शुक्राना करते जाओ, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, थैंक यू करते जाओ, थैंक यू करते जाओ। तो परिवार काल को कहा गया है शुक्रिज्म। एक्चुअली शुक्रिज्म वो शुक्रिज्म नहीं है शुक्राना करते जाओ। ये शुक्रिज्म का मतलब है शुक्र को स्ट्रांग रखो। अगर परिवार बनाना है तो शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मॉलिक्यूल, शुक्र मॉलिक्यूल। और 7वां जो बताया गया है वो है संपूर्ण आनंद काल, संपूर्ण आनंद काल, और वो 58 वर्ष से शुरू होता है आयु पर्यंत। और केतुइज्म उसका नाम दिया गया है।
उस पीरियड का नाम दिया गया केतुइज्म। तो इस तरीके से जीवन को पूरा डिफाइन किया गया है एशो सिविलाइजेशन में। एशो सिविलाइजेशन में 7 पार्ट्स में, 7 भागों में इसको डिफाइन किया गया है, बताया गया है। तो कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम ये 7 कालों में क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए वो उसकी जानकारी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उनके ऊपर। ये कृष्णेंद्र कथा का सिस्टम रहा करेगा। 7 दिन की कृष्णेंद्र कथा हुआ करेगी, 7 दिन की, और रोज एक काल डिफाइन किया जाएगा, एक काल के ऊपर चर्चा होगी रोज। तो 7 दिन में 7 पूरा का पूरा जीवन कवर हो जाएगा इससे। इसमें मतलब आप देखो सब कुछ कवर्ड है, हर चीज पूरी की पूरी बढ़िया से कवर्ड है। गर्भकाल हो गया, बाल्यकाल हो गया, संभाल काल हो गया, कर्मकाल हो गया, विवाह काल हो गया, परिवार काल हो गया, और संपूर्ण आनंद काल हो गया। संपूर्ण आनंद काल का मतलब है दूसरों के लिए करना। करना क्या है? पैसा नहीं देना है, दूसरों को गाइड करना है। पैसा तो वो अपने आप कमा लेंगे, पैसा सबके पास है। आप तो गर्भकाल में ही आपके पास तो पैसा इतना होता है। वो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पैसा कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी ने पैसा गलत काम से कमा रखा है तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पिताजी का पैसा लेना है कि नहीं लेना है। सोच लो, समझ लो, क्योंकि बीमार पैसा लोगे तो आप बीमार रहोगे। वो कहते हैं अपनी किस्मत अपने आप फोड़ी जाती है, तो फोड़ी ही जाती है, इसमें कोई फैक्ट है? ये फैक्ट है। कैसे फोड़ी जाती है? बीमार पैसा लेकर के। बीमार पैसा है तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदवा देगा जो आपका सत्यानाश कर देगी। पक्की बात है ये। और कुछ नहीं तो टेंशन तो ले ही आएगी, 100% गारंटी है, जो कि बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समय यात्रा, इसीलिए इसका सिस्टम का नाम दिया गया समय की यात्रा। समय की यात्रा यानी हम ये जीवन के 7 जो वो हैं उनको समझें और उनका उपयोग करें, अपने को करें और अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएं कि उनका कैसे उपयोग करना है, और उपयोग करें और जीवन को संपूर्ण आनंद काल में कन्वर्ट करें। 58 साल के बाद शुरू होता है संपूर्ण आनंद काल, ये देख लो तुम। तो अगर कष्ट में तुमने पहले ही अगर ऐसी चीजें कमा रखी हैं तो 58 काल का, अब आप सोच लो कि अगर आपके पास आपकी लाइफ 58 साल के बाद से कष्ट है उसमें, तो आपने क्या कमाया, और आपके कष्ट मुक्त है तो आपने क्या कमाया। मोटा मोटा इससे अंदाजा लगा सकते हो आप। फ्री विल का आपने कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। कष्ट है तो दुरुपयोग, अगर सही है तो सदुपयोग। बस यही तो 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर हैं। फ्री विल का मतलब यह है, ये तो इस दिशा में है, इस दिशा में दिशा निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है 11th डायमेंशन जो एशो सभ्यता ने दिया है। तो आज के लिए इतना ही, अब समय भी हो रहा है, और मैंने जो मोटी बात बतानी थी, कृष्णेंद्र कथा को डिफाइन करना था। 7 दिन की कथा होगी, तो 7 दिन की कथा में क्या करेंगे? समय की यात्रा करेंगे, और इंसान से प्राणी बनने की यात्रा करेंगे। 2.5 से 3 घंटे का सेशन रहा करेगा रोज का। 2.5 से 3 घंटे का सेशन रहा करेगा रोज का। इसको हम 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं। वैसे एक ही रहेगा, लगातार रहेगा, 2 में डिवाइड नहीं करेंगे इसको। समय या तो सुबह का रहेगा 11 बजे का, या फिर 4 बजे का। यह भी फिक्स है, क्योंकि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय 11 बजे का, सुबह अगर सुबह रखनी है तो 11 बजे, और अगर शाम को रखनी है तो 4 बजे, 4:30 बजे से शुरू हुआ करेगी। 4:30 बजे से शाम को, और सुबह 11 बजे से। 11 से 1:30 या 4:30 से 6, 6 नहीं 7, क्या होगा 6:30 से 4:30, 6, 7, हाँ 7 बजे तक तकरीबन।
तो ये कृष्ण कथा की डेफिनेशन डिफाइन कर दिया गया है उसको। ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, दोनों तरह से, ऑनलाइन ऑफलाइन पुट टुगेदर, ऑनलाइन ओनली, ऑफलाइन ओनली, दोनों तीनों तरह से संभव है। तो वो आप देख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता हो वैसे कर सकते हैं हम लोग। हमारी टीम है, हमारे पास पूरा सारा अवेलेबल है, सारा सिस्टम, और क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी, ज्ञानवाच एंड प्राणवाच टेक्नोलॉजी के आधार इसका है, ज्ञानवाच टेक्नोलॉजी एंड प्राणवाच टेक्नोलॉजी। तो वो आपको मिल जाएंगे जगह जगह पर, वो कहीं भी मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। और वही मूल वाक्य, हम एक गाय प्रेयर करते हैं, हम गाय ज्ञानिता गाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। और ये रास्ता जो है गौशाला का रास्ता है। वो गौशाला जहां पर, वो गौशाला, हर कोई गौशाला नहीं, बेकार है, वो गौशाला जहां पर ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र बैठे हैं, वही गौशाला काम की है। बाकी सब गौशालाएं तो गौशालाएं हैं। लेकिन अगर आपको उस रास्ते की बात कर रहा हूं मैं, भूल कर भी कोई भूल होना, तो वो रास्ता है ब्रह्मांडधीश की गौशाला का, जहां पर ब्रह्मांडधीश खुद विराजे हैं, खुद बैठे हैं। उस गौशाला में जाने का फायदा है। नहीं तो आप अपने घर में ब्रह्मांडधीश की स्थापना कर सकते हैं और अपने घर को ब्रह्मांडधीश युक्त बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो फिर आपको गौशाला जाने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेंगी स्वर्ग की। ब्रह्मांडधीश की स्थापना करते हैं अगर आप, तो स्वर्ग की वाइब्रेशंस आपके घर में आने लगेंगी, प्रोवाइडेड आप अपने अपने जो काल के हिसाब से प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, सारे के सारे काल के हिसाब से पूरे प्रोसीजर्स करने ही पड़ेंगे। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, करने ही पड़ेंगे। और हां, कृष्णेंद्र कथा करवाने का एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपकी इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आप 7 दिन की कृष्णेंद्र कथा सुने और उसमें जो बताया जा रहा है वो साथ साथ कर लें 7 दिन, तो गारंटी है कि आपका इम्यूनिटी लेवल कम से कम 15% इंप्रूव हो जाएगा और आपके दिमाग की बत्ती जलने लगेगी। आपका दिमाग का ढक्कन खुल सकता है, वो मैं खुल जाएगा नहीं कहूंगा, खुल सकता है, पर इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली आपका 15 से 20% बढ़ जाएगा। यह पक्की बात है, मेजरमेंट के साथ, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी। तो अगर आप अपने परिवार में करवाते हैं कृष्णेंद्र कथा, तो यह समझ लो कि आपके परिवार की, पूरे परिवार की 15 से 20% इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पक्की बात है ये, टाइम टेस्टेड। 2006 से चल रही है ऐशो सभ्यता। 30 मार्च 2006 से शुरू हुई थी पृथ्वी पर, और कहीं नहीं है ये, सिर्फ पृथ्वी पर है ये। तो अब आप देख लो कि क्या करना है नहीं करना है, ये चीजें आप समझो और इंटरनेट पे सर्च करो, ढूंढो, खोजो, निष्ठा योग सर्च करो आप, निष्ठा योग ऑन यूट्यूब, निष्ठा योग @YouTube अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। वो सिंपल है सर्च करना, गूगल में निष्ठा योग @YouTube सर्च कर लो बस, या निष्ठा योग वीडियोज @YouTube ये लिख लो। YouTube लिखोगे तो वीडियो ऑब्वियस होता है वैसे तो, खैर आपके मर्जी आपकी है, ढूंढना आपको है। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि मुझे कृष्णेंद्र कथा करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, कितनी जरूरी है मेरे परिवार के लिए, स्वर्ग की वाइब्रेशंस मेरे घर में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, निरोगी काया हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, और हम मुझे नहीं चाहिए, मेरे पूरे परिवार को निरोगी काया चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे फैक्टर्स
तुम्हें समझने है ये? और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस्कॉन में एक कृष्णेंद्र कथा का आयोजन किया जाए। पता नहीं अभी मंदिर खुले हैं कि नहीं खुले हैं। कोई आए थे मेरे पास सज्जन, वो कह रहे थे कि वहां पर कर सकते हैं, आप बात कर लें। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे, बात कर लेंगे। जाना है वहां पर, जब भी लेकर जाएंगे तो उनसे चर्चा करने। तो हमारी कोशिश है कि ये जो कृष्णेंद्र कथा है या तो घर में हो या गौशाला में हो या मंदिरों में हो। कृष्ण के मंदिर हो तो और भी अच्छा है। कृष्णेंद्र कथा ब्रह्मांडधीश के मंदिर में हो तो बेस्ट है, पर कृष्ण के मंदिर हो वहां पर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कृष्ण ही द्वारकाधीश थे और कृष्ण ही ब्रह्मांडधीश है। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र।